तो बच्चों जय श्री श्याम, वादे के मुताबिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्टाफिंग का क्विक रिवीजन एज पर सीबीएसई। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फटाफट से हम खत्म करते हैं और कंसिस्टेंटली बने रहेंगे वीडियो के साथ। इस पीपीटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डेफिनेटली वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे एंड नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से। तो आइए चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर ब्रॉडली आपको 4 चीज़ें याद रखनी है बेटा। सबसे पहले स्टाफिंग के अंदर क्या है कि मैन पावर नीड को आइडेंटिफाई करना, मेरे को कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली मैं सर्च करना स्टार्ट करूंगा, रिक्रूटमेंट करूंगा, देन प्लेसमेंट, मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दूंगा उनको, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसमें है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम होता है स्टाफिंग के अंदर। बेसिकली फिजिकली मैं रिक्वायरमेंट को फिल करता हूं, जैसा कि मैंने एस्टिमेट किया है कि मेरे को कितनी नीड है एम्प्लॉयज़ की। सेकंड पॉइंट इज अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग। मैं ओवर स्टाफिंग से बच पाता हूं बिकॉज अल्टीमेटली मैंने एस्टिमेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू वर्कलोड, काम के प्रेशर के हिसाब से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली मैं एक लिमिटेड स्टाफिंग करूंगा। उसके बाद है वाइडर चॉइस आती है मैनेजमेंट के पास बिकॉज राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं और एक वाइडर चॉइस मिल जाती है पूल ऑफ कैंडिडेट में से कंपेटेबल को चूज करने के लिए, तो वाइडर चॉइस मिलती है मैनेजमेंट के पास। इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। राइट पर्सन को राइट जॉब दे पाता हूं मैं स्टाफिंग के प्रोसेस से, जो कि कंपेटेबल है एम्प्लॉय, उसको मिलेगी जॉब। कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस आता है ट्रेनिंग से। इसके बाद है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाते हैं, एफिशिएंटली काम हो पाता है बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। इसके बाद है जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है अपने काम से खुश होता है, अपने बॉस को खुश रख पाता है, प्रॉपर इंसेंटिव्स विड्रॉ कर पाता है, तो उसको पता होता है कि मेरी जॉब अच्छी है, स्टेबल रहेगी। उसके बाद है लेबर टर्नओवर रिड्यूस होता है, रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉयज छोड़कर नहीं जाते, या मेरे को रेगुलर बेसिस पर हायरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती जब मेरे पास कंपेटेबल और एफिशिएंट एम्प्लॉयज होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स भी मेंटेन हो पाती है। सेकंड पॉइंट। उसके बाद है ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एचआर। तो एचआर की क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर सीबीएसई। तो सबसे पहला काम है रिक्रूटमेंट सर्च करना, हंटिंग करना क्वालिफाइड पीपल्स के लिए। उसके बाद है जॉब को एनालाइज करना, उनका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना कि हमें इस तरह के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, इतना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद है डेवलपिंग कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान डेवलप करना। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए रेगुलर बेसिस पर ये इंश्योर करना कि उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही, उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद है हैंडलिंग ग्रीवेंसेज। एचआर के पास हर तरह की कंप्लेंट आती है तो वो एचआर हैंडल करते हैं, मैनेजर के साथ कोई डिस्प्यूट है तो वही एचआर ही हैंडल करेंगे। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और वेलफेयर प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट बेसिकली एस्टिमेशन। मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि अकॉर्डिंग टू वर्कलोड मेरे को कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। इसमें 2 तरह के एनालिसिस हैं, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू वर्क मेरा कितना एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क मेरा कितना एम्प्लॉय होना चाहिए, दैट इज वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स इज बेसिकली कितना एम्प्लॉय होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्क, एंड वर्कलोड कितना है, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस। रिक्रूटमेंट इज बेसिकली मैंने एस्टिमेट कर लिया, अब उसके बाद मैं सर्च करना स्टार्ट करूंगा फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। सर्च करने के लिए एडवर्टीजमेंट है, रिकमेंडेशन, रेफरेंस से मैं जो है एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस से जो है हायर कर सकता हूँ। इसके अलावा जॉब पोर्टल्स पर मैं वैकेंसी पुट कर सकता हूँ। उसके बाद है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर बेसिकली जब मैं किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करता हूँ तो बेसिकली राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, उसको काफ़ी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, हर जगह उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है दैट आई एम कंपेटेबल फॉर द जॉब। ओके, तो वो क्या क्या है देखो, इसमें सबसे पहले प्राइमरी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है, देन सिलेक्शन टेस्ट है, देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है, देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जाती हैं प्रीवियस एम्प्लॉयर की या फिर किसी ऐसे पर्सन की जो कि फैमिली मेंबर का नहीं है, आपका फैमिली मेंबर नहीं है, ताकि आपकी साइकोलॉजी को समझा जा सके, आप किस तरह की आपकी मेंटालिटी है, कैसे आप काम को लेकर सीरियस हो या नहीं हो। सिलेक्शन डिसीजन ले लिए जाते हैं, उसके बेसिस पर फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है, देन ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जॉब लेटर। उसके बाद साइनिंग करवाई जाती है नॉमिनेशंस पर, बेसिकली जो भी आपको कंपनसेशन पे किया जाएगा उसमें किस किस की आपकी फैमिली में आप किस किस को नॉमिनेशन दे रहे हो, आपके एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं, उस पर साइन करवाए जाते हैं। देन उसके बाद है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के अंदर पहला पॉइंट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज बेसिकली रेफर्स टू द गिविंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना, अपनी सीट उनको प्रोवाइड करना कि यस आपका ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा और आप जब से काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ओरिएंटेशन इज बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाना अपने कलीग के साथ, मैनेजर्स के साथ, एएसएम्स के साथ, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताना। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग इज बेसिकली कंसर्न फॉर नॉलेज, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन विच कंपनी डील्स। डेवलपमेंट इज बेसिकली उसको अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंट जॉब्स, फ्रीक्वेंट वर्क्स प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू हिज और हर कैपेसिटी।
ठीक है। तो बेसिकली एक एम्प्लॉय सैलरी के अलावा अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी सोचता है, तो रेगुलरली उसके काम को चेंज करते रहना जो कि कंफर्टेबल है अपने काम के साथ, उसको मतलब एक रेगुलर बेसिस जॉब जो नहीं करना चाहता, तो उसको रिटेन करने के लिए हमें एक फ्रीक्वेंट उसकी जॉब चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो डेवलपमेंट की जो बात होती है वो यहाँ पर होती है। उसके बाद है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज बेसिकली फॉर सर्चिंग, जैसे मैं बता चुका हूँ, रिक्रूटमेंट मतलब है सर्च करना, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उसमें से जो आपको वायबल लगता है, जो ऑथेंटिक लगता है, उसको आप सिलेक्ट करोगे। देन सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, एफर्ट डालोगे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन को इन्वाइट करने के लिए। उसके बाद है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर कौन कौन से सोर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है, जब मैं वेकेंट पोस्ट को फिल करता हूँ इंटरनली, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वेकेंट पोस्ट को फिल करता हूँ, विद इन द ब्रांच ही मैं अपनी वेकेंट पोस्ट को, जो मेरी खाली जगह है, जो खाली वैकेंसीज है, उनको फिल करता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। ओके, इंटरनल सोर्स, बेसिकली इंटरनल रिक्रूटमेंट या इंटरनल सोर्स। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर दो चीजें हैं, ट्रांसफर है, प्रमोशन है। ट्रांसफर इज बेसिकली सेम लेवल पर किसी इंप्लॉय को ट्रांसफर करना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, सेम डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, सेम लेवल पर जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उसको, जैसे लोअर लेवल पर दो डिपार्टमेंट काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो उन दोनों डिपार्टमेंट में जो भी आपको लगता है कि कंफर्टेबल यहाँ पर है या वहाँ पर जगह वेकेंट पोस्ट है, तो वहाँ से हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट और सर्विस की नॉलेज है। प्रमोशन इज बेसिकली लोअर लेवल से अपर लेवल पर जाना, मिडिल लेवल से टॉप लेवल पर जाना, या लोअर लेवल से मिडिल लेवल पर आना, इसमें प्रमोशन की बात होती है। यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलते हैं, प्रमोशन सैलरी इंक्रीज होती है और एक स्टेटस भी इंक्रीज होता है। इंटरनल सोर्स के मेरिट्स की बात करूँ तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, बिकॉज यहाँ पर अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ को दिखता है कि यस हमारे बीच में से ही था कोई और जो है अच्छे लेवल पर चला गया, तो एक इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इकोनॉमिकल सोर्स है, किसी मीडियोकर की जरूरत नहीं है, मेरे को खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग मिलता है। टूल ऑफ ट्रेनिंग है, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी प्रोडक्ट सर्विस की नॉलेज है। सिंप्लीफाई सिलेक्शन, बहुत सिंपल है, ठीक है, हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना बड़ा सिंपल हो जाता है जब मैं इंटरनली बात करता हूँ तो। डिसएडवांटेज इसके अंदर बात करें तो रिडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, यहाँ पर फ्रेश टैलेंट का आना बंद हो जाएगा। जब मैं सारी वैकेंसीज को इंटरनली ही फिल करूंगा तो डेफिनेटली मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश टैलेंट, यंग ब्लड आना बंद हो जाएगा। इसके बाद अनसुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो न्यू हायरिंग करनी पड़ेगी आपको, तो ये उसके लिए सुटेबल नहीं है। एम्प्लॉय बिकम लिथार्जिक, यहाँ पर आलस हो जाता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनको पता है कि एक टाइमली प्रमोशन मिलना ही मिलना है। उसके बाद है कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है, बिकॉज उनको पता है कि बाहर से तो हायरिंग होगी नहीं, इंटरनली ही जो है सारी चीज़ें फिल करी जाएंगी, तो डेफिनेटली हम भी एक टाइम के बाद प्रमोशन ले ही लेंगे। उसके बाद देखो एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं। जब मैं वेकेंट पोस्ट को फिल करता हूँ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से जब मैं लोगों को हायर करता हूँ, तो फिल द रिक्वायरमेंट, फिल द वैकेंसी। देखो इसके अंदर ये 10 सोर्सेज हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट मतलब वॉक इन इंटरव्यू हो सकता है। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स मतलब आप जाते फिरते, चलते फिरते आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जगह है जहाँ पर आप रिज्यूम ड्रॉप कर देते हो, जब उनकी वैकेंसी निकलती है अकॉर्डिंगली दे विल कॉल यू। एडवर्टीजमेंट में आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप आपको रजिस्टर्ड करवाओगे, बट यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर टेंथ जिसने 10th करी है वो भी हो सकता है कि लिख दे कि मैंने ग्रेजुएशन करी है, यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद है प्लेसमेंट एजेंसी, जहाँ पे एक मीडियोकर होता है जो कि कमीशन लेता है, उसके थ्रू मैं हायरिंग करता हूँ। इसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्टली मैं कॉलेजेस में जाकर जब हायरिंग करता हूँ। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस के थ्रू, वेब पब्लिशिंग, naukri.com, shine.com। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो है एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर 20 से 25 लेबर होती है, अकॉर्डिंगली वो कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप करते हैं और जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली उनको हायर किया जाता है। एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देना। एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या एडवांटेजेस हैं, इससे बेसिकली फ्रेश टैलेंट आ पाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉम्पिटेटिव स्प्रिट आती है, वाइडर चॉइस आ जाती है, बिकॉज आपके पास एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे, क्वालिफाइड पर्सनल आपको मिल पाएंगे। एक्सटर्नल सोर्स की डिसएडवांटेज की बात करूँ, डिसएडवांटेज अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, बिकॉज हो सकता है कि आपके जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके टॉप लेवल पर कोई बाहर से आके बैठ जाए, तो उनको जो है कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो डीमोटिवेट फील करेंगे, डीमोरलाइज फील करेंगे। लेंथी प्रोसेस है, टाइम लगता है, बिकॉज राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। कॉस्टली है, बिकॉज हो सकता है कि मेरे को इसके लिए किसी मीडियोकर को हायर करना पड़े, प्लेसमेंट एजेंसी का सपोर्ट लेना पड़े। उसके बाद है कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन प्रोसेस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज हर लेवल पर मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको रखना है और किसको रिजेक्ट करना है, राइट। उसके बाद है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर मैं बात करूं तो सिलेक्शन इज बेसिकली पूल ऑफ कैंडिडेट में से मेरे को एक राइट पर्सन सिलेक्ट करना है। मेरे पास डिफरेंट चॉइस हैं, मैं सब में से एक बेस्ट और कंपेटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ फॉर जॉब, ठीक है, फॉर जॉब। तो बेसिकली उसमें इसको हम सिलेक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें जो है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, जिसमें जो है हम इंस्पेक्ट कर पाते हैं, जांच पाते हैं कि कितना जो है वो कंपेटेबल है काम के लिए। सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद टेस्ट हो सकते हैं, टेस्ट के अंदर डिफरेंट टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, ओके।
उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जहाँ पर जो मैनेजर है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जिस डिपार्टमेंट में उसकी हायरिंग होने वाली है, जिस डिपार्टमेंट को उसको शिफ्ट किया जाएगा, उसका मैनेजर जो है वहाँ पर आता है, उनके उसके काम की स्पिरिट को जानने की कोशिश करता है, वो काम करने में कितना कंफर्टेबल रहेगा उसको जानने की कोशिश करता है, और काम की नॉलेज भी उससे थोड़ी सी ले लेता है कि वो कितना नॉलेजफुल है। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। और जो रिज्यूमे में और जो सीवी में जो बातें उन्होंने मेंशन करी हैं वो एग्जैक्टली ट्रू है या नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिवोट कर पाएंगे अपने आप को, किस पोजीशन पर देखते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर रखी जाती हैं। उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉई से, कैंडिडेट से, बेसिकली एम्प्लॉई नहीं है अभी, वो कैंडिडेट ही है बिकॉज उसका सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है। कैंडिडेट से जो है प्रॉपर एक कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स ले ली जाती हैं, एड्रेस ले लिया जाता है किसी ऐसे पर्सन का जो कि उनका फैमिली मेम्बर नहीं है, और हो सकता है ये प्रीवियस एम्प्लॉय हो, और या फिर कोई और पर्सन हो सकता है जो कि एक जनरली ये प्रीवियस एम्प्लॉय होता है। जैसे बोल दिया जाता है कि आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल दे दीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए, ताकि हम जान पाएँ कि आपके साथ उसके बॉन्डिंग कैसी थी, आपकी वर्किंग कैसी थी, आप कितने एफिशिएंट थे। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अंदर आता है। इसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। इसके अंदर सिलेक्शन डिसीजन की बात करें तो उसके बेसिस पे फिर सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाता है, राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, रेफरेंस बैकग्राउंड होती है, एंड देन फाइनली डिसीजन ले लिया जाता है कि इसको रखना है, किसको नहीं रखना है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये फिटनेस टेस्ट है। ओके, तो ये भी होता है। इसके बाद आता है ऑफर लेटर, जब आप ऑफर लेटर उसको ऑफर कर देते हो, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जॉब ऑफर मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उसको दे दिया जाता है कि इस डेट से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और आपकी ट्रेनिंग इस टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस के बाद हम उससे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं पूरा, जिसके अंदर हम सारी बातें मेंशन करते हैं कि आपको क्या क्या कंपनसेशन मिलने वाला है, आपको पीएफ कितना मिलेगा, आपको ग्रेचुटी कितना मिलेगा, पीएफ ग्रेचुटी जितने भी स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके अंदर आप किस किस को नॉमिनेशन देना चाहते हो, उसका नाम मेंशन करोगे, उसकी आईडीज मेंशन करोगे, अकॉर्डिंगली हर डॉक्यूमेंट पे साइन करवाएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है, प्रोटोकॉल्स कंपनी के मेंशन होते हैं, हर डॉक्यूमेंट पे आपसे साइन करवा लिया जाता है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद फ्यूचर डिस्प्यूट अगर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ होता है तो कैसे उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, जॉब टाइटल होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है कि इतने टाइम तक आपका ट्रेनिंग में रखेंगे, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ग्रीवेंसेस प्रोसीजर क्या होगा, एंड रूल्स रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन सी सिचुएशन है जब आपको विदाउट नोटिस यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। उसके बाद सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस की तरह भी देखा जाता है और एक पॉजिटिव प्रोसेस भी है। सबसे पहले समझते हैं सर नेगेटिव प्रोसेस क्यों है। बिकॉज देखो हर लेवल पर, हर फेज पे यहाँ पर रिजेक्शन की बात है, और रिजेक्शन वर्ड ही एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। हर फेज में रिजेक्शन की बात है, हर लेवल पर रिजेक्शन की बात है। आप जहाँ सूटेबल नहीं लगोगे, जिस राउंड में वो समझ जाएंगे कि ये इनकी थोड़ी सी मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पता चलेगा कि मान लो प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ झगड़ा हो गया था, ऐसी कोई बात हो गई थी, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली स्टेज पर ही आपको बाहर कर देंगे। या आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके लीगल नहीं है, या मतलब वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो भी आपने एजुकेशन सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं उनको चेक किया गया, उनकी ऑथेंटिकेशन चेक की गई, तो बताया गया कि वो जो है इनवैलिड है। तो उस सिचुएशन में हर जगह रिजेक्शन है, हर फेज में रिजेक्शन है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन गेट्स मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्सनल अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। वाई? ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव भी है और पॉजिटिव। नेगेटिव इसलिए बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर रिजेक्शन है हर लेवल पर। पॉजिटिव इसलिए बिकॉज यहाँ पर जब सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चलता है, और इससे होता क्या है कि हमारे पास ना बेस्ट और क्रीम निकल कर आती है, मतलब जो कंपेटेबल और अच्छे काम करने वाले लोग हैं ना वो निकल कर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ध्यान से समझेंगे। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? बेसिकली रिलेटेड टू जॉब। जब रिलेटेड टू जॉब आप स्किल्स प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्ट और सर्विस की नॉलेज देना चाहते हो कि किस प्रोडक्ट और किस सर्विस में हम डील करते हैं, उसकी प्रॉपर नॉलेज जब प्रोवाइड करते हो एम्प्लॉय को, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। एजुकेशन इज बेसिकली, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए होता है। इट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का नेक्स्ट स्टेप है एंड हैज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन एम्प्लॉय विद द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आर सेलेक्टेड for education and they are offered to learn new areas essential for their personal growth as well as for organizational growth। देखो होता है कई ऑर्गेनाइजेशन में MBAs करवाई जाती हैं जब लगता है कि यस कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आगे अच्छे लेवल पर बिठाया जा सकता है और वो काम करने में बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन उनको अच्छे कोर्सेज परस्यू करवाती है। दैट इज़ फॉर हिज और हर डेवलपमेंट, राइट। तो एजुकेशन की बात की जाती है इसमें। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब है, डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि आउटकम ऑफ एजुकेशन। डेवलपमेंट से होगा क्या? डेवलपमेंट इज बेसिकली आउटकम ऑफ एजुकेशन। देखो सिंपल सी बात है, जब ज्ञान बढ़ता है, ठीक है, ज्ञान बढ़ने के साथ मेरी एनालिटिकल पावर इंक्रीज होती है, सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज होती है। जब सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली हर तरह का जो क्रिटिकल वर्क है उसको हैंडल करने की कैपेसिटी बिल्ट होती है, राइट। तो होता क्या है कि डेवलपमेंट है उसमें, क्योंकि हर तरह की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने लायक आप हो जाओगे, राइट। दैट इज कंसर्न फॉर डेवलपमेंट। ओके, सो आगे देखिए।
बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का क्या बेनिफिट है, देखो सबसे पहला है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जॉब में परफॉर्मेंस में उसकी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है इंक्रीजिंग मोटिवेशन लेवल, मोटिवेटेड रहता है, जॉब सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जॉब स्टेबिलिटी उसे मिलती है, बिकॉज उसको पता है कि मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा एम्प्लॉयर मेरे से खुश है और मैं हर लेवल पर एक अच्छा ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं वीकली परफॉर्मर बन पा रहा हूँ, मैं मंथली परफॉर्मर बन पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरी एक अच्छी पोजीशन है, एक जॉब स्टेबिलिटी की उसको एक फील आता है उससे, ठीक है, एक पर्सनल ग्रोथ उसकी होती है एम्प्लॉय की। उसके बाद है यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से कैसे बेनिफिट है एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्टेज कम हो जाती है, एफिशिएंटली एम्प्लॉय काम कर पाता है, प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाते हैं, ठीक है, बेटर वर्किंग टेक्निक्स आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, अलग अलग तरह के इनोवेशंस निकल कर आते हैं सामने जब मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, अलग अलग तरह के काम करने के तरीके निकल कर आते हैं सामने। स्टाफिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज जो हैं लोग वो इतने एफिशिएंट होंगे, जो हैं वो ऑलरेडी इतने एफिशिएंट होंगे कि काम बहुत अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं बार बार हायरिंग करना, बार बार ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय को छोड़कर जाना पॉसिबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। मोटिवेशन आती है, जॉब स्टेबिलिटी मिलती है, पर्सनल ग्रोथ है। उसके बाद है एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स क्रिएट होती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज एजुकेशन, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स क्रिएट होती है और एक ग्रोइंग स्टेज देखने को मिलती है, बिकॉज वहाँ से इनोवेशन स्टार्ट हो जाती है। जब मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ तो एजुकेशन से एनालिटिकल पावर्स इंक्रीज होती है, काम सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज होती है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को हैंडल करने की क्षमता आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है, उससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर ग्रो करती है। आगे देखिए, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर दो तरह के ट्रेनिंग मेथड हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर मैं बात करूं, जब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ही होती है, मतलब प्रैक्टिकल काम करते करते उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कुछ अलग चीज़ है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द जॉब। ऑन द जॉब इज बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसके अंदर जनरली प्लम्बर की बात की जाती है, या कोई ऐसा जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, या कोई आयरन वर्कर हो गया। इसमें होता क्या है, जो जो उसका जो मैनेजर होता है, या जो मैं बोलूँ उसका जो सुपीरियर होता है, वो थोड़े टाइम तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखता है, उसको कुछ अप्रेंटिसशिप में कुछ उसको पैसा दिया जाता है, राइट, उसको कम पैसा पे किया जाता है बेसिकली, ठीक है। और ट्रेनर उसको ऑब्जर्व करता है, वो ट्रेनिंग की तरह काम करता है, उसको ट्रेनर उसको ऑब्जर्व करता है जब तक कि वो पूरी तरीके से चीज़ों को हैंडल करना स्टार्ट ना कर दे, उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी जाती है थ्रू द सुपीरियर, ठीक है। जब वो लगता है कि हाँ कंपेटेबल हो गया काम करने के लिए, देन उसको धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी जाती है उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप इज बेसिकली कंसर्न फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। आप लॉ करो, आप सीए करो, ठीक है, आप डॉक्टरी करो, तो उसमें क्या होता है इंटर्नशिप होती है, राइट, वहाँ पर स्टाइफंड दिया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे कॉमर्स में सीए करेंगे तो डेफिनेटली उनके 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, आर्टिकलशिप में उनको स्टाइफंड मिलता है जो कि सीए फॉर्म में उनको करनी होती है किसी सीए के अंडर, ओके, सो दैट इज इंटर्नशिप। तो बच्चों लास्ट रह गया हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को समझो, बेसिकली होता क्या है कि एक्चुअल वर्किंग ग्राउंड पर, एक्चुअल जो काम करने वाला जो एरिया है जहाँ पर एक्चुअल वर्किंग हो रही है, उस पर डायरेक्ट एम्प्लॉय को नहीं उतारा जाता। बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हैं वहाँ पर, एग्जैक्टली उसके पास नॉलेज नहीं है, तो बेसिकली कुछ डमी मॉडल्स होते हैं, उस पर उसको प्रैक्टिस कराई जाती है पहले, ठीक है, आउट ऑफ द वर्किंग एरिया। सो बेसिकली इट सिंपली मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सीखना। दिस मेथड इज अप्लाइड फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस and generally used to trained manager by professional. Various of the job training methods are vestibule training. So basically होता क्या है कि मशीनरी पर मैं डायरेक्ट उतारना नहीं चाहता, मैं मॉडल, कुछ मॉडल्स होते हैं, डमी मॉडल होते हैं मशीनरी के, उन पर थोड़ी सी ट्रेनिंग करवा दी जाती है पहले। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, जैसे मैं बात करूँ फॉरेन कंट्रीज़ में डमी कार होती हैं, ठीक है, डमी मॉडल्स होते हैं, कार होती हैं, वहाँ पर कार ड्राइविंग सिखाई जाती है, उसके बाद उनको ऑन रोड कार ड्राइविंग सिखाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस इज बेसिकली वॉट कि डायरेक्ट अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के बाद तुरंत ही अगर डायरेक्ट मशीनरी पर उतार दिया जाएगा तो वहाँ पर गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा है और वहाँ पर फिर गलती बड़ी होने के चांसेस हैं। तो राइट, तो उसको एक डमी मॉडल पे उतारो और डमी मॉडल पे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवाओ, देन उसके बाद उसको एक्चुअल वर्क फील्ड दिखाओ। इस पीपीटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डाउनलोड करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। तो आज मेरा टॉपिक है डायरेक्टिंग का क्विक रिवीजन मेरे को करवाना है आपको। ध्यान से देखिए, एज पर सीबीएसई जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फटाफट से खत्म करेंगे एक सिंगल क्विक रिवीजन के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं सर डायरेक्टिंग की। सो व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज बेसिकली प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, काउंसलिंग एंड मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पर कौन है? सुपीरियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको लीड करेंगे,
ठीक है, और मोटिवेट करेंगे इंडिविजुअल्स को जो कि उनके अंडर का जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। इसके अंदर बेजरली 4 एलिमेंट्स आते हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज सुपरविजन? सुपरविजन इज बेसिकली निगरानी रखना। यहाँ पर सुपीरियर मैनेजर ऑपरेशनल लेवल पर निगरानी रखता है, काम एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुपरविजन मतलब क्या? सुपीरियर की निगरानी। ओके, उसके बाद बात करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप इज बेसिकली एक स्किल है, एक टीचिंग स्किल कह सकते हो, या मैं बोलूँ एक इंस्पायरिंग स्किल है, मतलब इंस्पायर करने के लिए एक एबिलिटी है मैनेजर की कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को उनसे ज़्यादा काम निकलवाने के लिए। दैट इज लीडरशिप। ओके, इसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज बेसिकली हर पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ है, हर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, उसका अपना कोई पर्सनल मोटिव है, पर्सनल कोई रीजन है जिस वजह से वो काम कर रहा है। किसी का पर्पस है पैसा ज़्यादा कमाना है, किसी का पर्पस है प्रमोशन चाहिए, किसी का पर्पस है फर्दर डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, या फिर कोई एक्सपीरियंस लेना है, ट्रेनिंग लेनी है, राइट। तो हर किसी का अपना पर्पस है, उसको आइडेंटिफाई करके इंसेंटिव स्कीम डिजाइन करना, प्रमोशनल क्राइटेरिया सेट करना, देन उनसे एफिशिएंटली काम निकलवाना, ये भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है एंड इट इज कंसिडर्ड एज मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर सेंडर जो है एक मैसेज कन्वे करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है इन द सेम सेंस जिस सेंस में सेंडर ने उसको भेजा था। दैट इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं डायरेक्टिंग के अंदर, सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन मतलब क्या? मैनेजमेंट ने टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग करी है, टारगेट सेट किए हैं कि हमें एक साल बाद इस पोजीशन पर पहुंचना है, एक अच्छे लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना है। उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे टारगेट्स बनाए जाएंगे, क्वार्टरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर। उनको टाइमली अचीव करवाना है। अचीव करवाने के लिए यहाँ पर मैनेजर का रोल है कि वो किस तरीके से सबऑर्डिनेट से काम करवाएगा। तो बेसिकली जो आपने प्लान सेट किया है, जो टारगेट सेट किए हैं, अब उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टिंग फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो बेसिकली डायरेक्टिंग मींस इनिशिएट एक्शन। जो आपने टारगेट सेट करे हैं अब उनको इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट करने के लिए वहां से डायरेक्टिंग के फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, वहां से एक्शन की शुरुआत होगी। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज डायरेक्टिंग एक मीन्स ऑफ मोटिवेशन है। यहाँ पर मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, किस तरीके से उनको हर बार मोटिवेट करता है, टाइमली मोटिवेट करता रहता है उनसे एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम निकलवाने के लिए। तो इट इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस। होगा क्या कि जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने के लिए टारगेट्स को इंक्रीज करेगी, तो जो सबऑर्डिनेट जो लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं, जूनियर्स जो काम कर रहे हैं, वो विरोध करेंगे कि नहीं सर, पहले टारगेट कुछ और थे, अब आप इंक्रीज कर रहे हो। तो वहां पर मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्टिंग फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किस तरीके से उनको कन्विंस करेगा, किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि यस, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, एक अच्छे लेवल पर जाएगी, तो उसके फ्रूट्स भी आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस लेवल पर रेगुलर बेसिस पर फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स की जाती हैं ताकि उनको कन्विंस कर पाए मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को, राइट, ताकि उनसे एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम निकलवा पाए। ठीक है, तो बेसिकली चेंजेस को फैसिलिटेट कर पाता है डायरेक्टिंग। आगे है ब्रिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्रिएट हो पाती है बिकॉज यहाँ पर मैनेजर सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स की बात को सुनते हैं, ठीक है, फर्दर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो एक जॉब स्टेबिलिटी की बात आती है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट उनको फील होता है जो लोअर लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, तो एक जॉब स्टेबिलिटी मिलती है। उसके बाद है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, राइट, जब इंस्ट्रक्शंस टाइमली मिलती रहेंगी, गाइडेंस अच्छे से मिलती रहेगी, सो डेफिनेटली वहाँ पर वो इन्वॉल्व होकर काम करेंगे, सुपीरियर के साथ सबऑर्डिनेट जो है मिलकर काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, दैट इज इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो ये इंप्रूव प्रोडक्टिविटी और बिंग स्टेबिलिटी ये डिपेंड करता है कि मैनेजर्स की कैसी क्वालिटी है, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से लीड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज बेसिकली रीजन फॉर डूइंग समथिंग। मैं कुछ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। अभी कुछ स्टूडेंट्स सीए करना चाहते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो उनका टारगेट होगा कि 12th में अच्छा स्कोर करना है, 12th में यहाँ से अच्छे से बेसिक्स को क्लियर करके आगे चलना है, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो, हम वन शॉट में फाउंडेशन निकाल पाएँ, एंट्रेंस निकाल पाएँ, फर्दर इंटर को अच्छे से पास कर पाएँ। तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो क्या रीज़न है, बिकॉज आपको सीए बनना है, अच्छे लेवल पर अच्छे तरीके से पढ़ के पास होना है, राइट। सो बेसिकली रीजन फॉर डूइंग समथिंग इज मोटिवेशन। इसमें मोटिवेशन के अंदर 3 एस्पेक्ट्स हैं, किस तरीके से मोटिवेशन प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहली बात कि कोई भी इंडिविजुअल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, उसकी अपनी कुछ नीड्स हैं, किसी की फाइनेंशियल नीड्स हैं, ठीक है, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को एक्सपीरियंस लेना है, किसी को ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करनी है, राइट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कोई जुड़ा हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट,
तो होता क्या है कि हर किसी की इंडिविजुअल नीड को आइडेंटिफाई करते हुए कॉमन इंसेंटिव प्लान डिजाइन करना, कॉमन प्रमोशनल क्राइटेरिया सेट करना, ताकि हर किसी से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम लिया जा सके, दैट इज मोटिवेशन, राइट। तो आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि हर इंडिविजुअल का क्या मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। उसके बाद टेक्निक डिजाइन करना, मतलब प्रमोशन क्राइटेरिया इंसेंटिव प्लान डिजाइन करना, ताकि हर किसी की नीड सेटिस्फाई हो पाए, हर कोई इफेक्टिवली जुड़ पाए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना। आगे देखिए, उसके बाद है मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो बेसिकली क्या थे, फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के ये फादर माने जाते थे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के। 1943 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इनका कहना ये था कि हर इंडिविजुअल की जो नीड है वो बेसिक से अपर की तरफ जाती है। पहले हर कोई बेसिक फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बारे में सोचेगा, देन वो फर्दर आगे उसकी नीड्स बढ़ेंगी, रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगा, स्टेटस के बारे में सोचेगा, राइट। इसके आगे क्या बोला गया कि बेसिकली ये डिपेंड करता है, अजम्पशन मान के चलना। अगर आप नीड हिरार्की थ्योरी की बात करो तो इसके अंदर ये अजम्पशन मान के चलना कि बिहेवियर पर डिपेंड करता है, ठीक है। हर बार जो नीड उसकी सेटिस्फाई होगी उसी से उसका बिहेवियर चेंज होगा, उसका बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा, राइट। तो आगे देखो, तो अजम्पशन में पहला पॉइंट क्या है, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। उनका बिहेवियर पे कोई अगर नीड उनकी सेटिस्फाई नहीं होती ना तो वो एग्रेसिवली काम करते हैं, बट नीड सेटिस्फाई होने के बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड वो बिहेव करते हैं। तो पहली अजम्पशन ये थी। उसके बाद बोला गया पीपल नीड्स आर हिरार्कियल इन ऑर्डर, वो हिरार्की ऑर्डर में चलेंगे, हमेशा अपनी बेसिक नीड को पहले सेटिस्फाई करेंगे, देन वो हायर लेवल नीड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद है सेटिस्फेक्शन ऑफ वन नीड, एक नीड जो उनकी सेटिस्फाई हो चुकी है अब वो आगे फर्दर उसी लेवल पर वो मोटिवेट नहीं रह पाएंगे, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसी को बाइक लेनी थी, उसको बाइक मिल चुकी है, तो वो दोबारा बाइक के बारे में नहीं सोचेगा, दोबारा वो गाड़ी के बारे में सोचेगा, राइट। सो बेसिकली एक नीड जो सेटिस्फाई हो चुकी है उसके बाद वो अपर लेवल नीड के बारे में सोचता है, ठीक है। उसके बाद है अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हिरार्की व्हेन लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड। हमेशा जब लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब मैं बाइक की सोच रहा था, बाइक मिल चुकी है, तो अब मैं गाड़ी के बारे में सोचूंगा। अब मेरे को गाड़ी खरीदने का टारगेट है तो मैं उस हिसाब से काम करना स्टार्ट करूंगा, वो मेरे को मोटिवेट करती है, राइट। तो ये थी मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। चलिए अब आगे देखते हैं कि बेसिकली नीड हिरार्की थ्योरी के अंदर, मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी के अंदर बेसिकली 5 नीड्स उन्होंने क्या बताई। सबसे पहली चीज है कि हर इंडिविजुअल अपनी बेसिक नीड्स के बारे में सोचेगा, दैट इज फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। उसके बाद वो सिक्योरिटी की बात करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, जॉब स्टेबिलिटी, राइट, सिक्योरिटी की बात करेगा। इसके बाद है सोशल एफिलिएशन, फिर वो बिलोंगिंगनेस, सोशल रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगा, ठीक है, फ्रेंड्स के बारे में सोचेगा, सोसाइटी के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा कि मेरे को भी वहाँ पे एक रिस्पेक्ट मिले, लव अफेक्शन के बारे में सोचेगा, केयर, बिलोंगिंगनेस के बारे में सोचेगा, रिश्ते अपने अच्छे करने के बारे में सोचेगा, ठीक है। उसके बाद है एस्टीम स्टेटस नीड। स्टेटस नीड के अंदर दो चीजें हैं, पहली होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या, मेरी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, मैंने मेहनत करी है, मैंने चीजें अचीव करी हैं, तो मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा कॉन्फिडेंस, राइट। इसके बाद है मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं, मेरी अचीवमेंट है, मेरी फ्रीडम, अपनी फ्रीडम के बारे में सोचूंगा, दैट इज इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या, जब मैं रिकग्निशन के बारे में सोचता हूँ कि मेरे को हर जगह मेरा नाम लिया जाए, हर जगह मेरी एडमिरेशन हो, कोई भी प्रोग्राम फंक्शन हो मेरा नाम लिया जाए, राइट। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो डेफिनेटली आपका नाम होगा, आप डोनेशंस देते हो, आप चैरिटी देते हो, आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर एडमिरेशन मिलेगी, आपको रिकग्निशन मिलेगी, पावर है, स्टेटस है, अटेंशन मिलेगी आपको लोगों की। तो दैट इज एस्टीम नीड्स के अंदर दो है, इंटरनल एक्सटर्नल, आपको पता चल गया। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, अपने आप को आइडेंटिफाई करना और उस चरम तक पहुंचना, उस चरम तक पहुंचना कि जहां तक हम पहुंचना चाहते हो। कहने का मतलब है आपको लगता है कि मैं सीए प्रोफेशन के अंदर कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो डेफिनेटली अपना बेस्ट दो, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कभी भी सेटिएबल नहीं होती, आप सीए बनने के बाद भी कुछ फर्दर गोल बना लोगे, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब क्या, जो आपके कैलिबर है उसमें आप 100% तक जाते हो और फिर उसके बाद और अपने फर्दर टारगेट सेट कर लेते हो, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। ये हायर ऑर्डर नीड्स होती हैं, ओके। आगे देखिए, उसके बाद आते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स की अगर मैं बात करूं तो इंसेंटिव्स आर डिवाइसेस, इंसेंटिव्स आर मोटिवेशनल डिवाइसेस और वी कैन से मोटिवेटर्स, जो कि एक पिल की तरह काम करते हैं, एक टूल की तरह काम करते हैं मोटिवेट करने के लिए इंडिविजुअल्स को, सबऑर्डिनेट्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इसमें दो तरह के आते हैं, ब्रॉडली दो तरह के हैं। पहले मैं बात करूं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर बेसिकली जो कि मॉनिटरी फॉर्म में होते हैं, जिनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, जैसे कि हम पे अलाउंसेस की बात करता हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करता हूँ, को पार्टनरशिप, ओनरशिप की बात करता हूँ। पार्टनरशिप, मेरे को पार्टनरशिप फॉर्म में, मैं पहले एम्प्लॉय था, मेरे को पार्टनरशिप मिल गई। स्टॉक ऑप्शन, मैं कंपनी में काम कर रहा था, मेरे को जो है ESOP मिल चुके हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मैं ओनर की तरह काम कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। बोनस है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव है, ठीक है।
प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर, जैसे कि मैं किसी फैक्ट्री की बात करूँ जहाँ पर क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर अगर 100 यूनिट्स आप बनाते हो तो 10 रुपये पर यूनिट मिलेगा, बट 100 से ज़्यादा बनाते हो तो 200 रुपये 20 रुपये पर यूनिट देंगे आपको। तो 20 रुपये पर यूनिट देंगे तो डेफिनेटली अब वहाँ पर आप 100 से ज़्यादा बनाने की सोचोगे। इट इज़ ऑल्सो वर्कड एज अ मोटिवेशन। ओके, और इसकी मॉनिटरी वैल्यू है। इसके बाद है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। पीएफ की बात करूँ, ग्रेचुटी की बात करूँ, ये इंप्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं। परक्विजिट्स, अल्टीमेटली मेरे को कुछ बेनिफिट मिल गए, मेरे को कार मिल गई, मेरे को फ्लैट मिल गया, इनकी भी अपनी मॉनिटरी वैल्यू है, राइट। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिनकी मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, राइट। जैसे कि मैं स्टेटस की बात करूँ, ठीक है, किसी को प्रमोशन मिल गया, अच्छा एक लेवल मिल चुका है, मैनेजर था उसको एएसएम की पोस्ट मिल चुकी है, एसोसिएट सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल चुकी है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, दैट इज स्टेटस। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कैसा वर्किंग कल्चर है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पर ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जॉब एनरिचमेंट, मेरे को एक फ्रीक्वेंटली मेरी जॉब चेंज होती रहे, मेरे को रिपीटेडली वर्क पसंद नहीं है, मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ। कोई इंप्लॉय होता है जो कि सिर्फ अपने डेवलपमेंट की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, तो वहाँ पर उसको फ्रीक्वेंटली उसकी पोजीशन चेंज की जाती है, ठीक है, दैट इज जॉब एनरिचमेंट। उसके बाद है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट से ही पॉसिबल है जॉब सिक्योरिटी, जब मेरे को अच्छा काम मिलेगा, जब मेरा बॉस मेरे से खुश होगा, जब मैं प्रॉपर इंसेंटिव्स विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर सैलरीज टाइम पर मिल रही है, तो डेफिनेटली मेरे को एक जॉब स्टेबिलिटी की फीलिंग आएगी। एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन, मेरे सजेशंस लिए जाते हैं, मैं एज अ एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा हूँ, मेरे सजेशंस लिए जाते हैं कि फर्दर इंप्रूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन। उसके बाद है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में है, ओके। एम्पावरमेंट मतलब बेसिकली डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, और अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए उसको पढ़ाया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, राइट। तो ये हैं सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आगे देखिए, लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप इज बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, किसी इंडिविजुअल का, किसी मैनेजर का जो इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर है, कि हर परिस्थिति वो किस तरीके से, हर परिस्थिति में वो किस तरीके से सबऑर्डिनेट से काम करवाएगा, दैट इज मतलब मैनेजर जो है क्या करता है, मैनेजर फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली मोटिवेट करता है, टारगेट्स को इंक्रीज कर दिया, चलो कोई बात नहीं ऐसे होंगे, फटाफट मीटिंग में आ जाओ, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट करेगा, कोई बात नहीं इसको इस तरीके से कर लेंगे, अपने बेस्ट से बेस्ट अच्छे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, उनको मोटिवेट करेगा हर लेवल पे, हर बार बार उनको कंटिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलर उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग स्किल है ये, ठीक है। तो इसके फीचर क्या है, एक एबिलिटी पर्सन की जो कि वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा अदर्स के, मतलब सबऑर्डिनेट्स के। इसमें चेंजेस, बिहेवियर में चेंजेस लाने की बात होती है कि यहाँ पर सुपीरियर जो है हमेशा सबऑर्डिनेट के बिहेवियर में चेंज लेकर आता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, टारगेट्स के बढ़ने पर सुपीरियर से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। सबऑर्डिनेट बोलते हैं अरे फिर टारगेट बढ़ा दिए, लेकिन वहाँ पर क्या करना है, सुपीरियर को वहाँ पर उनको मोटिवेट करना है कि डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आपके साथ भी उसके फ्रूट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आपको भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसलिए वो ग्रोथ में जोड़ने की कोशिश करता है। सुपीरियर क्या करता है, कोशिश करता है कि उसको ग्रोथ में जोड़ा जाए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में लगा दिया जाए, रेगुलर मीटिंग्स होंगी, रेगुलर बातचीत करेंगे वो, ठीक है। तो उसके बाद है कंटिन्यूस प्रोसेस, एक बार मोटिवेशन प्रोवाइड करके मैं चुप नहीं रह सकता, सुपीरियर क्या करेगा, बार बार फ्रीक्वेंटली बात करेगा, अब कितना हुआ, दो घंटे बाद टारगेट्स पूछेगा, अच्छा अब कितना अचीव हो चुका है, अब कितना अचीव हो चुका है, ऐसा होता है कॉर्पोरेट्स में, ठीक है। एंड ऑफ द डे तक कितना अचीव हुआ, अगर अचीव नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपने तरीके से वो अच्छे से मोटिवेट करेगा, एक्सपीरियंस शेयर करेगा, गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है ऐसा। और यहाँ पर ये बेसिकली रिलेशनशिप है लीडर और फॉलोअर के बीच। उसके बाद है लीडरशिप तीन तरह की होती है, एक होती है अथॉरिटेटिव, एक होती है डोमोक्रेटिक, एक होती है डेमोक्रेटिक, और एक होती है लजीज फेयर। अथॉरिटेटिव इज बेसिकली ऑटोक्रेटिक भी इसको बोलते हैं, जिसके अंदर सुपीरियर अपने ओन आइडियाज और जजमेंट पर बिलीव करता है, वो सबऑर्डिनेट्स की कुछ नहीं सुनता, वो सीधा जो है टारगेट्स देता है और उनसे काम लेता है, दैट इज ऑथोरिटेटिव। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स की बात को सुना जाता है फर्दर इंप्रूव करने के लिए, अगर कोई कुछ भी इंप्रूव हो सकता है तो। लजीज फेयर मतलब क्या होता है, फ्री रेन। यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को सीधे इंस्ट्रक्शन दे देता है, अपने लेवल पर आप अपने लेवल पर जो है डिसीजन जो भी आपको लेने हैं ले लीजिए, बट एक लिमिटेड बाउंड्रीज के अंदर। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज बेसिकली, कम्युनिकेशन मतलब शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब मैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की बात करता हूँ, जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजना चाहता है, जो भी उसके आइडियाज है, जो भी उसका थॉट है, जो भी उसके आइडिया प्लान चल रहे हैं दिमाग में, उसको वो कुछ वर्ड्स फ्रेम पिक्चर देता है एंड देन उसको कम्युनिकेट करता है, देन उसको मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर बात करें तो सेंडर है, सेंडर मतलब वो पर्सन जिसके दिमाग में आइडिया है, जिसने मैसेज की शुरुआत करी। उसके बाद वो उसका जो कंटेंट, जो बात बोलना चाहता है, उसको वो इनकोड करेगा, मतलब कुछ वर्ड्स और पिक्चर्स देगा, दैट इज इनकोडिंग। एंड उसके बाद है मीडिया, वो कम्युनिकेट करने के लिए किसी चैनल का यूज़ करेगा, कॉल करेगा, ईमेल करेगा,
दैट इज मीडिया। उसके बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग मतलब जिसको रिसीव हो चुका है अब उसको वो इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, समझने को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। रिसीवर इज अ पर्सन जिसके पास वो मैसेज गया, फीडबैक इज बेसिकली जो उसको समझ में आया अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करेगा कि यस मेरे को ये बात इतनी समझ में आई है, इसमें फर्दर ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, दैट इज फीडबैक। नॉइज मतलब क्या कि हर लेवल पर ना कुछ हर्डल्स होंगे, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग वर्ड्स हो सकते हैं, तो मतलब इनकोडिंग में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, समझने में दिक्कत हो सकती है, डिकोडिंग पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, मीडिया में दिक्कत हो सकती है, कॉल पर बात करी नेटवर्क हैम्पर हो गया जिसकी वजह से मैसेज नहीं जा पाया, ठीक है। तो हर जगह हर्डल्स हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, उन हर्डल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉइज। उसके बाद आता है फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होते हैं, फॉर्मली वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या है कि अपवर्ड डाउनवर्ड की बात करता हूँ मैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बात करेगा, सबॉर्डिनेट सुपीरियर से बात करेगा। तो जब मैं अपवर्ड की बात करता हूँ, अपवर्ड मतलब जब सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स को रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई लीव्स की परमिशन ले रहा है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड इज बेसिकली सुपीरियर सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन पास कर रहा है टास्क कंप्लीट करवाने के लिए। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब जब सेम लेवल पर जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है कि इस बार प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी में चेंज करना पड़ेगा, पिछली बार प्रोडक्ट के अंदर ये कमी रह गई थी जिसकी वजह से हमारी मार्केटिंग में रेवेन्यू गिर गया था। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के जो नेटवर्क हैं, पहले बात करता हूँ सिंगल चेन की। सिंगल चेन मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट सुपीरियर, दैट इज सिंगल चेन। मतलब यहाँ पर इमीडिएट सुपीरियर से बातचीत करी जाती है, दैट इज सिंगल चेन। व्हील मतलब क्या, मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मैं ओनर हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैंने टीचर लगा रखे हैं, हर कोई अपने सब्जेक्ट में प्रोफेशनल है, हर कोई अपने सब्जेक्ट में जानता है, महारत हासिल है हर किसी को, वो डायरेक्ट मेरे से बात करेंगे, वो इंडिविजुअली किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से बात नहीं करेंगे, दैट इज व्हील कम्युनिकेशन। सर्कुलर मतलब क्या कि आप अपने साथी की मदद ले लीजिए, साथी से बात कर लीजिए, साथी की हेल्प लेकर काम ले लीजिए, मतलब जो एडजॉइनिंग है, जो उसका साथी है उससे बात करके जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो टू एडजॉइनिंग पर्सन जो सेम लेवल पर है उनसे बात करके सर्कुलर उसको बोलते हैं। तो आप अपने काम को सॉल्व करवा सकते हो या फिर कम्युनिकेट कर सकते हो। फ्री फ्लो मतलब कोई भी किसी से बात कर सकता है। इन्वर्टेड वी मतलब ए और बी दो सबॉर्डिनेट थे, उनको कोई प्रॉब्लम थी काम में, वो बी के पास गए, अपने मैनेजर के पास गए, उनके मैनेजर ने उनकी बात नहीं सुनी, तो अब मैनेजर अगर बात नहीं सुना तो वो कहाँ जाएंगे, उसके एसोसिएट सीनियर मैनेजर, उसके एएसएम के ऊपर जाएंगे, मतलब उसका जो सीनियर है उसके बाद जाएंगे, तो ऊपर जाके वो उसके भी सीनियर से बात कर रहे हैं, तो दैट इज इन्वर्टेड वी, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ, ए है बी है, इन दोनों को कोई प्रॉब्लम है, ये गए सी के पास, सी इनका इमीडिएट मैनेजर था, इसने बात नहीं सुनी, तो अब ये कहाँ जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे डी के पास जो इसका भी सीनियर है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेसिकली जो कि फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, मतलब चिट चैट करना, घर परिवार की बातें करना, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके अंदर ग्रेपवाइन होता है। ग्रेपवाइन नेटवर्क क्या होता है, ग्रेपवाइन इज बेसिकली जहाँ पर मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से ये रूमर फैला है, जहाँ से ये मैसेज आया है, वो किसने फैलाया है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रेपवाइन के अंदर ना डिफरेंट तरह के नेटवर्क होते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहला है गॉसिप। गॉसिप मतलब कि नॉन सिलेक्टिव बेसिस में मैं किसी से बात करता हूँ। क्लस्टर मतलब जिसमें मेरे को विश्वास है, मैं उसको मैसेज दे देता हूँ, बट वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर देता है। सिंगल स्टैंड मतलब एक सीक्वेंस में जब चीज़ें फ्लो होती है, पहले मेरे डिपार्टमेंट के अंदर फैलेंगी, तो उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट में फैलेंगी, एक सीक्वेंस में बात फैल रही है, ठीक है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, मैं रैंडम बेसिस पे किसी से बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये होता है ग्रेपवाइन। यहाँ पर सोर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से कहाँ से मैसेज की शुरुआत हुई। उसके बाद है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब क्या, जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा था उसमें हर लेवल पर कुछ बैरियर्स हैं, मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है कम्युनिकेशन में, ध्यान से समझना। तो इसमें बैरियर्स के अंदर बात करूँ, सबसे पहला है सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर जहाँ पर हर्डल्स हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम है एनकोडिंग में, मतलब मैं वर्ड्स और पिक्चर्स गलत तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ, और या फिर समझने में गलती कर रहा है, रिसीवर समझने में गलती कर रहा है, और जो सेंडर है वो वर्ड और पिक्चर और सिंबल्स गलत दे रहा है, अपने कंटेंट को जो वो बात बोलना चाहता है उनके वर्ड्स उसके गलत हैं, उसका वर्ड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स गलत है। डिकोडिंग मतलब जहाँ पर रिसीवर समझने में गलती कर रहा है। तो दो जगह जब गलती करता हूँ, दैट इज सेमेंटिक बैरियर। इसमें क्या हो सकता है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जैसे कि मैनेजर ने सबऑर्डिनेट से पूछा कि इस डेस्कटॉप का पासवर्ड बताओ, उसने बोला सर सॉरी आई कांट टेल यू, और वही उसका पासवर्ड था, ठीक है। तो देख रहे हो ये वर्ड जो है ये वर्ड्स गलत हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि एनकोडिंग में गलती है। उसके बाद सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, जैसे कि ब्रिटिश कल्चर के अंदर नॉट बैड बोला जाता है, नॉट बैड बोला जाता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, नॉट बैड, ठीक है, कल्चर में, ये ब्रिटिश कल्चर में है, बट हमारे यहाँ पर गलत सेंस में ले लिया जाता है। हमारे नॉट बैड मतलब क्या है, एक ओके ओके नॉर्मल परफॉर्मर है, नॉर्मल परफॉर्मेंस, राइट। तो यहाँ पर क्या है, डबल मीनिंग है, तो ये भी एक
बैरियर है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, मेरा दूसरी कंट्रीज में ट्रेड है और उनकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, मेरे को सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, तो मैंने ट्रांसलेटर अपॉइंट कर रखा है। ट्रांसलेटर से गलती हो गई, उसके स्किल्स में कमी है, वो वहाँ से चीज़ें गलत समझ रहा है और मुझको भी गलत समझा रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसलेशन में गलती है, मतलब कि डी कोडिंग में गलती है। और मैंने बताया था कि डी कोडिंग में अगर गलती है तो वो कौन सा बैरियर है, सेमेंटिक बैरियर है। उसके बाद आता है टेक्निकल जार्गन। कॉर्पोरेट्स में एक वर्ड यूज होता है ईओडी, एंड ऑफ द डे, आई वॉन्ट दिस टास्क कंप्लीटेड टिल ईओडी, मतलब एंड ऑफ द डे तक मेरे को काम कंप्लीट चाहिए, मैनेजर ऐसा बोलता है। इसके अलावा कई ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे कई जैसे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे अगर मैं किसी वेबसाइट डिजाइनर की बात करूं तो वीपीएस, क्लाउड सर्वर, एसक्यूएल इंजेक्शन। अब किसी लेमैन को नहीं आती बातें समझ में, ठीक है, किसी लेमैन को डायरेक्ट आप इस तरह के शॉर्टकट वर्ड यूज करोगे वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल जार्गन। तो ऐसी चीजें भी बैरियर्स क्रिएट करती हैं, मेरे को समझने में दिक्कत आई। अब आता है सेकंड, साइकोलॉजिकल बैरियर। मेंटल लेवल पर मैं दिमाग को बंद करके बैठा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, सामने से कम्युनिकेशन कुछ हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं है। साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर जब मैं बैरियर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो सबसे पहली बात होती है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन मतलब क्या, जनरली ऐसा होता है जब काम का प्रेशर बढ़ता है तो एम्प्लॉई छुट्टी लेना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा मैनेजर की भावना है। अब हुआ क्या, मैनेजर सुबह उठता है, ऑफिस जाने ही वाला है, तुरंत ही उसका किसी एम्प्लॉई का मैसेज आया, उसने मैसेज ओपन नहीं करा, अभी उसको सिर्फ नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में नाम दिख गया फलाना एम्प्लॉई है, वो तुरंत समझ गया टारगेट का प्रेशर है, ये छुट्टी मांग रहा होगा, उसने मैसेज ओपन करके भी नहीं देखा। दैट इज प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, मतलब उसने अभी मैसेज ओपन करके नहीं देखा बट समझ लिया कि पक्की बात है छुट्टी मांग रहा है, दैट इज प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, राइट। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ अटेंशन, मेरा ध्यान कहीं और है, मेरे दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं, असल में कम्युनिकेशन कुछ और चल रहे हैं, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन, वो भी एक बैरियर है। डिसट्रस्ट, मेरे को विश्वास नहीं है किसी पर, सबॉर्डिनेट को रेगुलर बेसिस पर टास्क दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं, सबॉर्डिनेट अचीव नहीं कर पाता, तो यहाँ पर सुपीरियर को उस पर डिसट्रस्ट हो जाएगा, मतलब वो ट्रस्ट नहीं करेगा उसकी बात पर। अब वो कोई अच्छा फीडबैक भी देगा ना तो भी उसकी बात को इग्नोर करेगा, दैट इज डिसट्रस्ट। विश्वास खत्म हो जाना, विश्वास खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर है। आगे देखो, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन और रिटेंशन, ये क्यों होता है, मैं भूल जाता हूँ कोई चीज़ें, मैंने क्या बोला था मैं भूल गया, तो इसलिए क्या किया जाता है, कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में जनरली ओरल कम्युनिकेशन की कोई वैलिडिटी नहीं होती, बोला जाता है कि जो भी कम्युनिकेशन करो रिटर्न करो, मेल पर करो, ठीक है, मेल पर जो भी कम्युनिकेशन है उनको वैलिड माना जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है क्योंकि मैं चीज़ों को भूल गया। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इसको ध्यान से समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कुछ इस तरह की हैं कि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर रही है। जैसे मैं बात करूँ, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है, सेंट्रलाइज मतलब क्या, हर छोटे छोटा डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल लेगा। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, अपने अपने लेवल पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने लेवल पर चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, छोटे मोटे डिसीजन वो ले सकते हैं। अब मान लो हाउसकीपिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाउसकीपिंग लेवल पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसका डिसीजन भी अगर टॉप लेवल ही लेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट है ना, वहाँ का मैसेज वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत है, तो इमीडिएटली उसके ऊपर कोई होना चाहिए, तो डिसेंट्रलाइज वहाँ पर ज़्यादा बेटर है। आपकी पॉलिसीज कंपनी की कैसी हैं, कॉर्पोरेट में कंपनीज में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके कम्युनिकेशंस में बैरियर क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। लोअर लेवल पर जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली टॉप लेवल तक मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे, तो डेफिनेटली उनके लिए डिसेंट्रलाइज पॉलिसी होनी चाहिए कि वहां पर उनकी बातों को सुनने के लिए कोई हो, राइट। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बैरियर है। इसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर बोला हुआ है कि कोई वैलिडिटी नहीं है किसी भी ओरल कम्युनिकेशन की, रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर अब कोई इमरजेंसी आ गई और मैंने ओरल कम्युनिकेशन करना पड़ा, मेरे को, मैं मेल नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पर वैलिडिटी नहीं है, ओरल आपने किससे क्या बात करी हमें नहीं पता। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली प्रोसीजरल डिले होता है, इसमें मैसेज ट्रांसफर होने में बड़ी, मतलब मेरा मैसेज ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लेगा, राइट, मेरा मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा टाइम पर। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर मैं किसी से नॉर्मल ओरली कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो उसकी वैलिडिटी नहीं है, राइट। तो ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अकॉर्डिंगली वहाँ पर बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेटस। स्टेटस मतलब क्या, टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं वो बोलते हैं कि हमारी मेंटेलिटी अलग है, हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, हम टॉप लेवल पर पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, और वो सबॉर्डिनेट्स या लोअर लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करना यूँ नहीं समझते कि, मतलब ये समझते हैं कि अगर हम इनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लेवल पर इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हमारी बात को ये समझेंगे नहीं,
तो वो अपने लेवल पर आइसोलेट हो जाते हैं, वो सिर्फ पॉलिसी फ्रेम करने पे ध्यान देते हैं या फिर उनसे फीडबैक नहीं लेते, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल पर वो काम कर रहे हैं, आप पॉलिसी तो फ्रेम कर रहे हो, उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके सजेशंस को लेना इंपॉर्टेंट है फर्दर ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये भी अपने आप में स्टेटस ओरिएंटेड अगर आप हो जाओगे तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है। अब देखो, अब आगे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? देखो कभी कभार क्या होता है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी एक सबऑर्डिनेट को रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी डिफरेंट मैनेजर्स को, ठीक है, हर तरह का काम वो हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो पहले कौन सा काम करे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है, ठीक है। नंबर ऑफ सुपीरियर्स हैं उसके, वो बात किससे करे, किसका पहले काम करके दे, तो स्मूथ फंक्शनिंग कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज पर भी डिपेंड करता है। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में सजेशन बॉक्स होते हैं, ग्रीवेंसेस सेल होते हैं, जहाँ पर प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है एम्प्लॉइज से, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुपीरियर के पास सबऑर्डिनेट्स का कोई फीडबैक नहीं जा पाएगा, कोई सजेशन नहीं जाएगा, तो ये भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बैरियर है। पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर मतलब क्या? इट इज रिलेटेड टू द फैक्टर दैट आर पर्सनल टू द सेंडर और रिसीवर, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज मतलब क्या? अब होता क्या है कि जनरली जो बॉस होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हर लेवल की नॉलेज नहीं हो सकती, राइट। अब कोई आईटी के लेवल पर, मतलब जो उनकी टेक्नोलॉजी को हैंडल कर रहा है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो डेफिनेटली उनसे वो जल्दी कन्वे नहीं करेगा, उनसे कोई मतलब कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन पास करूंगा और ये मेरे को कोई फीडबैक देंगे तो मेरे को उसकी नॉलेज तो है नहीं, तो वो कितनी अप्रोप्रिएट नॉलेज दे रहे हैं डेफिनेटली उसको बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो उसकी वजह से क्या करेगा, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कम्युनिकेशन से बचेगा, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बैरियर है। ये दोनों लेवल पर हो सकता है, सुपीरियर लेवल पर भी हो सकता है और सबऑर्डिनेट के लेवल पर भी हो सकता है। सुपीरियर किस तरीके से हो सकता है, देखो ध्यान से। सुपीरियर के लिए थोड़ा सा फियर ऑफ चैलेंज होगा, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, मतलब उसको ये लगेगा कि मेरी एक रेपुटेशन है, मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है, तो मेरे को अपनी एक रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी है। अगर मैं टेक्निकल लोगों से बात करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे अगर वो सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर वो मुझको कुछ बातें बोलेंगे भी तो, और मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पाऊँ या मैं कोई सजेशन प्रोवाइड ना कर पाऊँ, तो कहीं ना कहीं मेरी इमेज की बात है, मेरी इमेज रेपुटेशन की बात है, डाउन हो जाएगी, राइट। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा बैरियर है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। कभी कभार क्या होता है कि सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट पर विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, बिकॉज पहले उसका कुछ पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो टारगेट्स को मीट करके उसने नहीं दिया है। तो डेफिनेटली अगर टारगेट्स को मीट करके नहीं दिया है तो अब वो अच्छा काम भी करेगा तब भी उस पर विश्वास नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा यहाँ पर, सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है, और वो कोई भी ओपिनियन उससे नहीं लेगा। इसके बाद बात करते हैं पर्सनल बैरियर्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स के क्या पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। कभी कभार क्या होगा, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, टारगेट अगर पूरे नहीं हुए तो अपनी गलतियों को दूसरे पर डालेंगे। मेरा टारगेट सर मैच नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज यहाँ से मेरे को रिपोर्टिंग लेट मिली थी, यहाँ से मेरे को एक काम लेट मिला था, इस वजह से काम नहीं हो पाया। या तो ऐसे बोलेंगे, दूसरे के ऊपर डालेंगे, या फिर क्या करेंगे, बात करना बंद करेंगे, बचेंगे, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ठीक है। अगर टारगेट नहीं होते हैं तो ऐसी सिचुएशन होती है, या तो दूसरे के ऊपर डाल दो या फिर क्या करो, बचो, बात करने से बचो, दैट इज कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। ये भी एक पर्सनल बैरियर है, ओके। उसके बाद है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव मतलब क्या, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात नहीं करते, प्रॉपर सजेशंस नहीं लिए जाते सबऑर्डिनेट्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, इनिशिएटिव लेना बंद कर देंगे, राइट। तो देखो वही लिखा हुआ है, देयर इज नो मोटिवेशन फॉर गुड सजेशंस, कोई मोटिवेशन नहीं है अच्छे सजेशन के लिए। सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट, तो वहाँ पर वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, अपनी तरफ से कोई सजेशन ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्सनल बैरियर है फॉर द सबऑर्डिनेट्स। उसके बाद हम किस तरीके से इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, जो बोलने वाले हो उसके लिए क्लैरिफाई होना चाहिए आइडिया, दिमाग में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं, किस मकसद से बोलने वाला हूं, एग्जैक्टली आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन को बिगिन करने से पहले, शुरुआत करने से पहले। सेकेंड थिंग इज व्हाट, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, वो जिस सेंस में चीजों को समझता है उसी सेंस में उसको समझाओ, ठीक है। वो जिस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठा है उसको उसी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ समझाओ, वो जो सुनना चाहता है एग्जैक्टली उसको उसी लहजे में बात को समझाओ, तभी ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग,
कुछ बात बोलने वाले हो, कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करने वाले हो, तो डेफिनेटली उस कंटेंट को, जो आप मैसेज कन्वे करने वाले हो, उसको दूसरों को एक बार चेक करवा लो, दिखवा लो कि भैया इसके अंदर कोई फर्दर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या ओके है। उससे होगा क्या कि आपके पर्सनल ओपिनियन के साथ दूसरे के ओपिनियंस भी जुड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी बात में वजन हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन और कंटेंट ऑफ द मैसेज। रॉन्ग वर्ड्स की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए। किसी भी तरीके से किसी के सेंटीमेंट्स को आप अगर हर्ट करते हो तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर सकता है। तो इफेक्टिव करने के लिए आपको टोन और मैसेज का कंटेंट ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट स्लाइड, उसके बाद है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट ही कब होगा, जो मैंने कम्युनिकेशन इनिशिएट किया था उस पर प्रॉपर फीडबैक मिलना चाहिए कि मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, या फिर आपका कोई सजेशन है, तो फीडबैक जब मिलेगा तभी मेरा कम्युनिकेशन खत्म होगा, ठीक है। तो इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, मेरे को प्रॉपर फीडबैक को इंश्योर करना पड़ेगा। उसके बाद है बी अ गुड लिसनर। रादर में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करें, या सुपीरियर सबऑर्डिनेट से आर्ग्यूमेंट करें, या सबऑर्डिनेट सुपीरियर से आर्ग्यूमेंट करें, रादर जो बात सही है उसको समझो, बी अ गुड लिसनर, ठीक है। आप अगर गलत हो, सामने वाला अगर अपनी बात को बोल रहा है और उसकी बात सही लग रही है तो उसकी बात को सुनो, रादर अपनी ईगो पर बात ले जाओ और उसकी बात को इग्नोर करो, आर्ग्यूमेंट करो, नो, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी, सही बात को सही रखना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है, दैट्स इट, चाहे वो किसी का भी सजेशन है, ओके। तो बी अ गुड लिसनर एक इंपॉर्टेंट स्किल है ये, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन फेल ड्यू टू फैक्ट दैट पार्टीज इन कम्युनिकेशन फोकस ऑन आर्ग्यूइंग इंस्टेड ऑफ लिसनिंग। सही बात को सुनने के बजाय आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इससे कोई भी फाइंडिंग, कोई बेटर सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है। उसके बाद है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात करूं कि मैं किस तरीके से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकता हूं, पहली चीज कि मैनेजर अगर कोई भी टास्क दे रहे हैं, कोई भी टारगेट दे रहे हैं, मेक श्योर प्रेजेंट के बारे में बताते हो, साथ ही साथ फ्यूचर के बारे में बताओ। देखो ये टारगेट्स ऐसे हो जाएंगे, आने वाले 6 महीने का ये टारगेट है, आने वाले साल का ये टारगेट है, 5 सालों में हम इस लेवल पर होंगे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो आपके साथ भी उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपके साथ भी जो है इंसेंटिव्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, आपको भी प्रॉपर तरीके से इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, पोजीशंस अच्छी मिलेंगी, तो डेफिनेटली वो भी आपकी ग्रोथ में जुड़ जाएंगे। तो दैट इज व्हाट कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, ओके। इसके बाद है फॉलोअप कम्युनिकेशन। फॉलोअप कम्युनिकेशन मतलब क्या, आपने इंस्ट्रक्शन पास कर दी, सुपीरियर ने इंस्ट्रक्शन पास कर दी सबऑर्डिनेट को, इससे जरूरी नहीं है कि काम हो जाएगा, रिव्यू करना पड़ेगा काम को जाकर कि एग्जैक्टली कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम हो पाया है, राइट। तो ये वाला पॉइंट है फॉलोअप कम्युनिकेशन। इशूइंग इंस्ट्रक्शन डजंट मीन दैट सुपीरियर विल गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। मैनेजर शुड रिव्यू द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पास करते ही जरूरी नहीं है उसी तरीके से काम हो जाएगा, वो तरीका आपको देखना पड़ेगा कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन पास करी थी उस तरीके से काम हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए रिव्यू करो काम को, प्रैक्टिकली जाकर देखो क्या हुआ है, ठीक है, तभी आप अच्छे से काम उनसे ले पाओगे। अच्छे से इस वीडियो को देखना, और कहीं भी कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना, और इसकी जो पीपीटी है आपको पीडीएफ फॉर्म में लिंक में मिल जाएगी। आइए आज हम बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग की, और कंट्रोलिंग के अंदर देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सो कंट्रोलिंग बेसिकली होता क्या है। कंट्रोलिंग इज बेसिकली बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना हर लेवल पर जो वर्किंग हो रही है उसको लेकर टारगेट सेट किए जाते हैं। चाहे मैं प्रोडक्शन की बात करूं, चाहे मैं मार्केटिंग की बात करूं, मार्केटिंग में रेवेन्यूज के टारगेट सेट किए जाते हैं हर महीने के, हर क्वार्टर के, ईयरली बेसिस पर, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हर मंथ के टारगेट सेट किए जाते हैं, हर दिन के टारगेट सेट किए जाते हैं कि इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। होता क्या है कि जो भी टारगेट सेट किए जाते हैं और अगर आप उन टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे हो, टारगेट्स आपने सेट किए, मान लो किसी प्रोडक्शन यूनिट ने टारगेट सेट किया है किसी भी XYZ प्रोडक्ट का 1 लाख यूनिट्स का, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है 80,000, ठीक है। 1 लाख यूनिट्स बनानी थी, सेट स्टैंडर्ड था, टारगेट सेट किया था, बट एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितनी आई, 80,000 यूनिट्स आपने बनाकर तैयार करी है। सो बेसिकली डेविएशन कितना है, 20,000 का। 20,000 का यहाँ पर डिफरेंस है। मैं टारगेट 1 लाख का सेट करता हूँ, 80,000 यूनिट्स मैंने बनाकर रेडी करी है 1 महीने के अंदर। तो उन डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना, उन डिफरेंस को एनालाइज करना कि बेसिकली हमसे क्या कमी हो गई। क्या रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं आया, क्या कोई वर्कर ऐसा काम कर रहा था जिसको नॉलेज नहीं थी, नौ किया था, जिसकी वजह से उसमें काम में गड़बड़ हो रही थी, या कहीं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं है, या वर्कर्स टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, काम पे उनका कितना ध्यान है, कितनी प्रोडक्टिविटी है उनकी। तो होता क्या है कि डेविएशंस को एनालाइज किया जाता है, जो टारगेट्स मीट नहीं हो पा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, उसको एनालाइज किया जाता है, देन फर्दर प्लानिंग की जाती है कि अब आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, राइट।
तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों एक साथ चलते हैं, और आइए समझते हैं इनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एज पर सीबीएसई। इंपॉर्टेंस आपको इसकी पता होनी चाहिए कंट्रोलिंग के अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का। एंड स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट डेविएशन, डेविएशंस को फाइंड आउट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना एंड सेट स्टैंडर्ड के साथ उसको डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना कि मैंने 1 लाख यूनिट्स का टारगेट बना के चला था बट 80,000 यूनिट्स मैंने एक्चुअल में प्रोड्यूस करी हैं, तो 20,000 का डेविएशन क्यों आया, इस रीजन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड आफ्टर एनालाइजिंग सच डेविएशन, उस डिफरेंस को एनालाइज करने के बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, मुझको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, कहां हमसे गलतियां हो रही है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उस रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम फर्दर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। उस डेविएशन को हमें फिक्स करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे और फर्दर हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम अगली बार उन टारगेट्स को मीट कर पाए। ओके, तो ये है हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस की बेसिकली कंट्रोलिंग होता क्या है। उसके बाद अगर मैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर बात करूं तो इसके अंदर स्टेप्स हैं 5। सबसे पहले मैं टारगेट्स को सेट करता हूं, हर लेवल पर जो वर्किंग हो रही है उसको, उसके लिए टारगेट सेट किए जाते हैं। चाहे वो मार्केटिंग की बात है, मार्केटिंग में मान लो कि 10 लाख का टारगेट सेट किया गया 1 महीने का, बट मार्केटिंग के अंदर जो है 10 लाख का टारगेट मीट नहीं कर पा रहे हैं। मार्केटिंग के जो इंप्लॉइज हैं, मार्केटिंग के अंदर जो सेल्स पर्सन जो काम कर रहे हैं वो 10 लाख का टारगेट मीट नहीं कर पा रहे हैं, 8 लाख का टारगेट मीट कर पा रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वो टारगेट्स को क्यों मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है, उसको आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना, उस डेविएशन को आइडेंटिफाई करना, देन उस पर काम करना। तो टारगेट सेट करना, उसके बाद है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, जैसे मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा था तो वहां पर 80,000 की यूनिट्स 80,000 यूनिट्स मैंने बनाकर रेडी करी थी, राइट। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को फिर मैं कंपेयर करूंगा सेट स्टैंडर्ड के साथ, जो मैंने टारगेट सेट किए हैं उसके साथ मैं उसको कंपेयर करूंगा। कंपेयर करके मेरे को एक्चुअल डेविएशन पता चल पाएगा, डिफरेंस पता चल पाएगा, जैसा कि 20,000 यूनिट्स वहां पर निकल कर आई हैं प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद डेविएशन को एनालाइज करूंगा, एनालाइज करने के बाद मैं करेक्टिव एक्शंस लूंगा। मैं क्या करूंगा, करेक्टिव एक्शंस लूंगा, मैं देखूंगा कि बेसिकली क्या रीजन है इसके पीछे, राइट। उसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें समझाऊं तो देखो, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसने प्रोडक्शन टारगेट 1 महीने का सेट किया है कि 1 लाख यूनिट्स बनाकर तैयार करनी है, ठीक है। ये इनका सेट स्टैंडर्ड है, ये इनका सेट टारगेट है। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो देखा गया कि सिर्फ 80,000 यूनिट्स बनकर तैयार हुई हैं। डेविएशन कितना है, डेविएशन है 20,000 यूनिट्स का, 20,000 यूनिट्स कम रह गई, हमने प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। अब इस रीजन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, दैट इज एनालाइजिंग, ठीक है। इस रीजन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्यों मैं 20,000 यूनिट्स कम प्रोड्यूस कर पाया हूं 1 महीने में, जब मैंने टारगेट 1 लाख का सेट किया था, तो क्यों 80,000 रह गई, कहीं वेस्टेज तो नहीं है, ठीक है, कहीं वेस्टेज तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रॉ मटेरियल जो रिसोर्सेज हमें चाहिए थे वो टाइमली मिले या नहीं मिले, राइट। अगर वो टाइमली नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करो, किसी दूसरे डीलर के साथ कॉन्टेक्ट करो जहां से हम अच्छे सस्ते और टाइमली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाए, राइट। सो बेसिकली इन रीजंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, राइट। देन फर्दर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिहाइंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ध्यान से देखेंगे तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंट है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। फर्दर आप कंट्रोलिंग करते हो, देखो कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स इनपुट फॉर प्लानिंग, आप कंट्रोलिंग करते हो, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट स्टैंडर्ड के साथ डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हो, 20,000 यूनिट्स मेरी प्रोड्यूस नहीं हो पाई थी, अकॉर्डिंगली फिर आप फर्दर प्लानिंग करोगे। तो कंट्रोलिंग से क्या मिलता है, इनपुट मिलता है प्लानिंग के लिए, एंड प्लानिंग प्रोवाइड इनपुट फॉर द कंट्रोलिंग। प्लानिंग करोगे, फर्दर फिर से टारगेट सेट करोगे, फिर से प्लानिंग करोगे, फिर से जो है देखोगे कि काम में अब कमी नहीं होनी चाहिए, अब हमने जो गलतियां थी, जो हमसे कमियां हुई थी, उन रीजन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उनको अच्छे से करना है। उसके लिए आप हर तरह का करेक्टिव मेजर लोगे, करेक्टिव तरीके से अब आगे करेक्टिव एक्शन लोगे और आगे मूव ऑन करोगे। बट फिर भी अगर टारगेट्स मीट नहीं हुए तो फिर दोबारा से आप क्या करोगे, चेक करोगे डेविएशंस को, देन फिर फर्दर प्लानिंग करोगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता है, ठीक है। इन कंट्रोलिंग डेविएशंस आर फाइंड आउट एंड आफ्टर द एनालिसिस ऑफ डेविएशन रीजंस ऑफ डेविएशन आर आइडेंटिफाइड, रीजन आइडेंटिफाई किए जाते हैं, क्यों डिफरेंस रह गया, देयर आफ्टर फ्यूचर प्लान्स आर मेड, फिर फर्दर प्लान सेट किए जाते हैं, टारगेट्स बनाए जाते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। आगे फर्दर प्लानिंग्स सेट टारगेट्स टू बी अचीव्ड एंड देन इट इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर फर्दर फिर से टारगेट्स को सेट किया जाएगा और उसको फिर से एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ डिफरेंस निकाला जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, फिर से डेविएशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर भी अगर टारगेट मीट नहीं हो पाए तो फिर से हम देखेंगे कि हमसे कहां गलतियां हो रही हैं, फिर से हम प्लानिंग करेंगे, राइट। तो बेसिकली लास्टली मैं क्या बोल सकता हूं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विंस, ये दोनों इनसेपरेबल ट्विंस हैं, इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन में साथ साथ चलना होता है, ये दोनों साथ साथ फंक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, राइट। सो प्लानिंग करूंगा, उसके बाद फिर से टारगेट सेट करूंगा,
सेट टारगेट्स को फिर से मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ डेविएशन आइडेंटिफाई करूंगा, फिर से डिफरेंस आया, फिर मैं उस डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लूंगा, देन फिर से टारगेट सेट करूंगा। तो मैं ऐसे इंप्रूव करता रहूंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, टारगेट्स को मीट करता रहूंगा, फर्दर इंप्रूव करता रहूंगा, राइट। सो ये था मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें जो कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर। सो मेक श्योर आपको समझ में आया होगा। इस पर केस स्टडी आने के प्रॉपर चांसेस हैं, केस स्टडीज को बड़े ध्यान से पढ़ना, जहां पर जो है कुछ इस तरह के केस स्टडीज आपको देखने को मिल सकते हैं कि रेवेन्यूज के टारगेट थे, पता चला कि कोई इंप्लॉय चोरी कर रहा है, तो उसके लिए फिर से कोई आइडेंटिफाई किया गया कि किसी ने चोरी करी है या कोई ऐसा थेफ्ट था, राइट। उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लिए गए। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आइडेंटिफाई करोगे, डेविएशंस की बात हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है, टारगेट्स को मीट नहीं कर पाने की बात हो रही है, और गलतियों को पकड़ने की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वहां पर कौन सा फंक्शन आएगा, कंट्रोलिंग आएगा, राइट। सो चैप्टर बड़ा ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, पूरे चैप्टर का समराइज फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली इसके अंदर क्या चीजें हैं, और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।